नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक नया कार्यक्रम लेके आए हैं हमारे गेस्ट गिरीश जोशी जी के साथ। एक हफ्ते से वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, इस वजह से हम उनको नहीं दिखा पाए। आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप जब भी आते हैं लोग बड़े खुश होते हैं कि कोई नई बात सुनने को मिलेगी, क्योंकि सारे सोशल मीडिया पर एक ही तरह की खबरें चलती हैं। और आज तो मोदी जी ने जो कल ऑस्टेरिटी मेजर की बात की, आज सारे सोशल मीडिया पर वही चल रहा है, आज हमारे चैनल पर भी चल रहा था। अब बात यह है कि मेक इन इंडिया का टाइगर जो है एक तरीके से चुपचाप बैठा है, उसको खाना पानी भी दाना पानी भी नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुए हैं और तमिलनाडु जो है वो भारत के जीडीपी, अगर हम देखें उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2025-26 में तमिलनाडु का रियल जीएसडीपी ग्रोथ जो था वो 10.83% था, सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ। भारत के मुकाबले 7.4%। 24-25 में यही ग्रोथ 11.19% था, भारत की ग्रोथ जो थी 6.49% थी। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है तमिलनाडु का करंट प्राइसेस पे वो करीब 35.29 लाख करोड़ था 25-26 में, और ये नॉमिनल ग्रोथ है करीब 13.5%, फास्टेस्ट अमंग स्टेट्स। It's a leading largest state economy contributing 10% of national GDP despite having only 6% of the population and 4% of the land area. It is on track for a 1 trillion economy by 2031 if growth momentum continue. अभी वहाँ सरकार बदली है और विजय जी ने वहाँ पे जो है स्वेरिंग इन की है कांग्रेस के साथ मिलकर। मैं आपसे सवाल सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेक इन इंडिया का टाइगर और स्टेट्स में नहीं चल पा रहा, तमिलनाडु का एक द्रविडियन मॉडल है और वो द्रविडियन मॉडल हमेशा भारत की इकोनॉमी के लिए कारगर साबित हुआ है। तमिलनाडु फॉर कंसेक्यूटिव 2 decades or 3 decades have been in manufacturing, per capita manufacturing has been number 1। तो इस द्रविडियन मॉडल को मोदी सरकार की नीतियों के साथ आप कैसे आंकते हैं, और जो हमारी पॉलिसीज हैं क्या इस ग्रोथ इंजन को बरकरार रखेंगी, यहां उस पे कोई अवरोध पैदा हो चुके हैं? गिरीश जोशी जी। देखिए आत्मजीत जी, द्रविडियन मॉडल जो है उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सदियों से एक ही चलता है कि द्रविडियन मॉडल सेज अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी और डोमिनेटेड बाय एसएमईज। मतलब वो एसएमईज को सपोर्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो हम लोगों ने वो उल्टा किया। मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स वेर इनवाइटेड ओनली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो भी ऐसे जिसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा होते थे। ये इनका एक फॉर्मूला था। और ये चोला डायनेस्टी जो सबसे बड़ा पावरफुल और बहुत रिच जो माना जाता था उस वक्त भी, दे वर ट्रैवलिंग बाय बोट टू मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक। इन लोगों ने उस वक्त भी अपना दबदबा एक्सपोर्ट के लिए मेंटेन किया था। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट द्रविडियन मॉडल। अभी इसमें एक अजीब चीज है, जब आप ढूंढते हो तो क्या मिलता है, एक 2018 में एक द फिफ्थ एंड ल्यू, FIRTH एंड LIU, एक उसने एक पूरा रिपोर्ट बनाया था कि भाई वेयर आर वी नॉट एबल टू बैलेंस द पॉलिटिकल इंटेंशंस एंड द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब उसमें एक अजीब चीज उसने बताई कि 1952 से हम लोगों ने एक पॉलिसी डाली थी, दैट वाज फ्रेट इक्विलाइजेशन स्कीम, जिसको FES या FEP पॉलिसी भी बोलते थे। उसमें यह था कि आप लोग कहीं पर भी जहां पे आपके रिसोर्सेज हैं वहां पर नहीं, लेकिन जैसे आप पोर्ट के नजदीक हो, आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप माल अगर वहां से लाके यहाँ पे ले आते हो तो आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। अब ट्रांसपोर्ट सब्सिडी लाने के चक्कर में हुआ कि जो पावरफुल स्टेट्स थे, अभी आप देखिए जैसे रॉ मटेरियल प्रोसेस में आप देखोगे ये पॉलिसी में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आयरन और कोल और आपका बॉक्साइट। अभी इसके स्टील प्लांट कहां पर आपको देखने मिलेंगे? आपको देखने मिलेंगे पंजाब में, आपको देखने मिलेंगे गुजरात में, आपको देखने महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये कि रॉ मटेरियल रिसोर्सेज के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नहीं है, जो विच इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द्रविडियन लॉ ऑल्सो एंड ऑल्सो द चाइनीज थियरी। जर्मनी में भी वही करा, चाइना ने भी वही करा। जहां पर आपका रॉ मटेरियल है वहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वैल्यू एडिशन का वहां पे एडवांटेज उस लोकल को मिलेगा। तो ये जो आपका फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी था, बाद में 1962 में उसको डाइल्यूट कर दिया गया और 1990 में वो लिबरलाइजेशन के बाद खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद ज्यादा वो ओपन हो गया। तो आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो मिल जाती थी तो आपके यूनिट चले गए पोर्ट में, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। इसमें अजीब चीज एक रिपोर्ट में आपको जानने मिलती है कि 1955-60 तक who were the powerhouses in steel? That was Bihar and West Bengal.
48% इंजीनियरिंग आउटपुट बिहार का होता था और 92% आयरन एंड स्टील का आउटपुट वेस्ट बंगाल का होता था। और वो हमने देखा है, बोकारो प्लांट था, टाटा स्टील ऑल्सो वाज एग्जिस्टिंग इन वेस्ट बंगाल। तो वो जो पॉलिसी थी उसको आपने पॉलिटिकल जो प्रेशर आया कि भाई जो पावरफुल पॉलिटिशियंस तभी कहाँ के थे, गुजरात और महाराष्ट्र के, तो उन लोगों ने ये कोशिश करी कि भाई इंडस्ट्रीज वहां पे रिसोर्सेज के पास नहीं, लेकिन आपको यहां पर लाके खड़ी करनी है जहां से पोर्ट में आपको आपका एक्सपोर्ट फास्ट हो सकता है। अब इसमें देखिए तो ये आपने उसको फ्रेट का पोजीशन कैंसिल करके आपने जो मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट और रिसर्च का एक्ट जो बनाया उसके अंदर आपने क्या कर दिया, यू वेंट टू देन ऑक्शंस, यू वेंट टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। अब ये जो था तो सब अपने अपने घर के पास जाके वो मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए, और उसमें ये हुआ कि डिफरेंस बिटवीन तमिलनाडु एंड डीसी कि वहां पे एक वन विंडो क्लियरेंस का सिस्टम चलता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस डिपार्टमेंट्स गिविंग यू द लाइसेंस हैज टू बी इन द सिंगल ऑफिस। आपको लाइव एग्जांपल दे दूं, लास्ट वीक जब मैं इथोपिया में था तो वहां पे इनका एक इथोपियन इन्वेस्टमेंट कमीशन का एक ऑफिस है, वो पूरा बिल्डिंग 8 माले का, दैट कमिश्नर सिट्स ऑन द 8th फ्लोर। आप उसको जाके मिलो और आप प्रोजेक्ट बताते हो तो हीज मैन टेक्स यू टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, वो वाटर सप्लाईज वाला है, इलेक्ट्रिकल है, सोलार वाला है, वो ले जाके वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स देगा। देयर ओनली यू हैव टू अप्लाई फॉर द फॉर्म एंड देन यू गो ऑनलाइन। तो आप देखिए जब तक ये इज टू डू बिजनेस की हम बातें करते हैं और हम नहीं करेंगे तो वो प्रैक्टिकल जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगा, करप्शन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, जब तक वो वन विंडो क्लियरेंस नहीं होगा तो सब पे नजर होती है, तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स वर्किंग, जो हमारे पास नहीं है। अभी आप देख लीजिए इसको अगर देखते हैं तो आप सिर्फ कंपेयर कर ले, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, 1992 के लिबरलाइजेशन के बाद उड़ीसा के पास आयरन और क्रोमाइट, मैंगनीज और बॉक्साइट है। झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इंडस्ट्रीज कहां पर है? अभी आप देखिए उसके अंदर ये होने लगा कि जैसे फार्मास्यूटिकल में हिमाचल प्रदेश में एक बार रोड आ गई थी आज से 10-15 साल पहले, सारे अपने यूनिट्स उठा के हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपने उसको वहां पे टैक्स फ्री रिजीम दे दिया था। तो अगर हर स्टेट इनकलकेट करने के लिए ऐसे ही फाइनेंशियल बेनिफिट देता रहेगा और इंडस्ट्रीज घूमती रहेंगी। बहुत ताजा केस हमने देखा कि जब गुजरात में, महाराष्ट्र में इलेक्शन था तो वेदांता वगैरह को महाराष्ट्र में जाके डिक्लेयर करना पड़ा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री डाल रहे हैं। फिर जैसे गुजरात में इलेक्शन आया तो वो अपनी पूरी रेकड़ी उठा के आगे बोले अभी हम गुजरात में डालेंगे। दिस इज नॉट हाउ द इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश होने में, उसका ब्रेक इवन लाने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। पावर फैक्टर नहीं है। आप देखिए आपने जो उधर जब रीजन दिया कि भाई क्यों आप इसको फ्रेट सब्सिडाइज कर रहे हो, तो इन्होंने बोला क्योंकि जो रिमोट एरियाज हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहां पे पॉलिसी के वजह से हम लोग लैंड जो यूज है वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो दिस इज एन इंडस्ट्रीज। आज उसका ये रीजन का एक लाइव एग्जांपल मैं दे दूं तो जैसे 2001 में बहुत ही विनाशकारी भूकंप आया था गुजरात के कच्छ रीजन में, वाजपेयी जी ने विजिट किया तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई पॉलिसी बनाओ कि ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो बहुत जल्दी खड़ा हो जाए। उस वक्त 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो उस वक्त पावर शॉर्टेज तो हमारे उस रेजिम में भी थी, लेकिन वहां पे कैप्टिव पावर प्लांट्स आने लगे, उन्होंने अपने अपने प्लांट्स की पावर जनरेशन की शुरुआत करी। तो वो तो इंडस्ट्री अपने आप को सस्टेन करने के लिए देख लेगी, लेकिन आपको उसकी कन्वीनियंट जगह पे देने के बाद गवर्नमेंट का जो फ्रेट का बोझ बढ़ रहा था, आप जो सब्सिडाइज कर रहे थे, दैट वुड हैव बीन मच मोर हायर देन सब्सिडाइजिंग दैट कंपनी टू गो देयर एंड डू। आपने उसको बैकवर्ड के बेनिफिट्स दे देने थे। तो ये डिफरेंस पड़ता है। तमिलनाडु में वन विंडो क्लियरेंस भी है इन्होंने क्लस्टर्स बना के रखे हैं, जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है उसमें छोटे छोटी जो इंडस्ट्रीज है, दे हैव नॉट सैक्रिफाइड एमएसएमईज। गुजरात में आपने ये करा कि पहले जो इंडस्ट्रियल जो आपके डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स होते थे, हमको खुद को याद है कि जब डीआईसी सेंटर्स में आप जाते थे तो वो आपको प्रोविजनल मैन्युफैक्चरिंग का उसी वक्त खड़े खड़े विदाउट एनी चार्ज आपको एक जगह दे देते थे। आप बोल दो कि इस बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं ये प्रोडक्शन करना चाहता हूं, तो वो कंसर्न इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता था और जीआईडीसी में आप जगह के लिए अप्लाई करते थे, विच वाज ऑन अ वेरी नॉमिनल रेट एंड यू कैन डू दैट। तमिलनाडु में काफी ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें प्लग एंड प्ले का सिस्टम है। अगर मैं छोटा सा काम करना चाहता हूं जो हो जाएगा 20 बाय 20 के रूम में, तो वहां पे 20 बाय 20 के इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स तैयार है, पावर तैयार होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। आई जस्ट टेक माय मशीन एंड प्लग एंड प्ले, मतलब मैं जाके ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता हूँ।
ये सारी जो ड्रेविडियन पॉलिसीज हैं, इसको हम लोग क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे 80s, 85, 90 के बाद पॉलिटिकल जो इंटेंशंस थी दैट वेंट वेरी हेवी ऑन द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो हमने उसको बोल दिया एमएसएमई जैसे बंद हुआ, और ये कंपैरिजन आप सिर्फ गुजरात और तमिलनाडु से कर लो कि वी ट्राइड टू कन्वर्ट आवरसेल्फ इनटू इंडस्ट्रीज एट द सैक्रिफाइस ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। तमिलनाडु में आपको एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्जन नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास और जो स्पेसिस है उसमें ऑलरेडी उन्होंने क्लस्टर बना के रखे हैं। तो दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑल ओवर इंडिया कि आप जो आपकी सरकारी जमीन पे उस पे आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना दो, प्लग एंड प्ले की। जो आप बजट में हर वक्त बोलते हो कि हम इसमें इतना पैसा दे रहे हैं, इतना पैसा हम लोग कर रहे हैं, तो ये सिस्टम्स जब तक इन स्पिरिट में नहीं आएगी तब तक ये सब अनाउंसमेंट करना बेकार है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि भाई हाउ ड्रेविडियन मॉडल इज वर्किंग एंड वी शुड फॉलो व्हाट इज गुड। आज भी आप देखिए तो गवर्नमेंट में, कल नई गवर्नमेंट आई है, उसने वो बोल दिया कि जो भी पब्लिक वेलफेयर का सिस्टम चल रहा था वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ड्रेविडियन मॉडल का सोशल वेलफेयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने नौकरियां देनी है। प्रैक्टिकली 4-5 साल पहले हम कोई स्टोरी कवर करने के लिए गए थे, तो वहां पे हर नुक्कड़ पे आपको 2-2, 3-3 पुलिस वालों की गाड़ियां दिखती है, खड़ी है वहां पे, उसमें लेडीज पुलिस भी है। आई टेल यू एट दैट आल्सो कि वहां पे 50% विमेन पार्टिसिपेशन इज आल्सो ए रूल ऑफ द ड्रेविडियन मॉडल। वहां पे मैन एंड विमेन पार्टिसिपेशन इक्वल होता है। तो हमने वो लोकल से पूछ लिया कि इतनी सब पुलिस क्यों खड़ी है, कोई क्या रिस्क है क्या? बोलता है नहीं, ये एक सोशल हमारे वेलफेयर का एक पार्ट है। अगर घर में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो उस फैमिली के एक मेंबर को पुलिस में भर्ती कर दिया जाता है, ताकि क्या होता है कि सिक्योरिटी भी बढ़ती है। बोले वो पुलिस आपको कहीं परेशान नहीं करती है, आपको सीटी बजा के रोक लेगी या कुछ करप्शन करेगी, ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर, एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है, बट एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड। और सबसे बड़ा पुलिस में एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं है तो यू कैन वॉच इट इनटू तमिलनाडु। तो आपके पास ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए जहां पे यू डू सोशल वेलफेयर। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका जो है सोशल वेलफेयर है, or nothing to be sacrificed at the cost of MSMEs. This is the biggest theory which has been adopted by the dividend model in Tamil Nadu. जी. So what you mean to say is जो social justice की बात जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने कही कि the time starts now, उसमें ये जो विषय हैं, जैसे कि आपने freight equalization scheme की बात की कि since 1993 the freight equalization scheme has been done away with, और जितनी भी मिनरल रिच ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इंडस्ट्रीज हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, जहां पे बेटर पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो करंट स्टेटस में वो लिफ्ट स्कीम जो है, टारगेटेड स्कीम लाइक द लिफ्ट स्कीम अप टू 30% फ्रेट रीइंबर्समेंट फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, वो कैप हो गई है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम जो फोकस करती है कैपिटल सब्सिडीज पर, वो भी वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो पूरी नहीं कर पा रही है। इसीलिए सदर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु जो पहले गेन करते थे ओल्ड पॉलिसी से, बट लॉजिस्टिक्स एज जो है अब वो गुजरात और वहां से ज्यादा चली गई है, क्योंकि कंटेनर्स जो हैं वो नेचुरल फैक्टर्स यानी कि पोर्ट प्रॉक्सिमिटी, एग्जिस्टिंग स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर्स ज्यादातर उस जगह पे उस तरफ चले गए वेस्ट की तरफ, जिससे सदर्न स्टेट्स को ये नुकसान हो रहा है। ये एक पॉलिसी पैरालिसिस है जिसको करेक्शन की जरूरत है। जो ओल्ड ड्रेविडियन मॉडल था वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसमें आपने एक बात और कही थी जो मैंने नोट की थी, सदर्न स्टेट्स की जो पोजीशन है खासकर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें आपने कहा था कि जो क्री आइटम है मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है कंटेनर्स के, वो सारा इंपोर्ट करता है भारत। तो जरा उसके बारे में भी बता दीजिए कि अगर हम हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं अपनी कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए, तो उससे मेक इन इंडिया को क्या फायदा है और इस तरीके की चीजें जो होती हैं उससे हमें कितना नुकसान होता है? जी देखिए, ये दुर्भाग्य है कि स्टील में आयरन के रिसोर्सेज, बॉक्साइट वगैरह, हमारे पास आयरन सबसे ज्यादा है, हमारे पास रीरोलिंग मिल्स भी हैं। लेकिन ताजुब की बात यह कि 95% ऑफ द शिप कंटेनर्स आर टुडे मोनोपोलाइज्ड बाय चाइना। उसके अलावा कोई कंटेनर नहीं बना रहा है, और सारी फॉरेन कंपनीज जो कंटेनर मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो भी चाइना में है। द रीजन इज ओनली वन, जो ऑल वेदर का जो स्टील होता है दैट इज नोन एज कॉटन, CORTEN। ये कॉटन स्टील जो है, जो ऑल वेदर, वो उसकी जो मोनोपोली है वो चाइना के पास है। तो कॉटन स्टील जो चाइना बना रहा है वो किसी के पास है नहीं। अगर आप इंपोर्ट करते हो उसको तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $300 से $500 बढ़ जाती है, तो आप कॉम्पिटिबल हो ही नहीं। तो जो रेट में आज चाइना पूरे वर्ल्ड को कंटेनर्स दे रहा है वो उसकी मोनोपोली है।
आपने उसने भी मिसनोमर्स खड़े कर दिए। आपने बजट में बोला कि हमने 10,000 करोड़ अभी दिए हैं कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कंपनियां कितनी है कंटेनर की? AAPL प्राइवेट लिमिटेड भावनगर, DCM हुंडई जो पुरानी कंपनी है साउथ कोरिया की, ट्रांससेफ, JCBL और SHM शिपकेयर, नई नई कंपनियां आपने खड़ी कर दी प्राइवेट कंपनियों को इनकलकेट करने के लिए। कॉनकोर जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको आपने बुला के बोल दिया कि डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड करके बोले अब नए कंटेनर आपको कौन देगा? AAPL बाजार में नई कंपनी आई है, भावनगर की है, बाकी आप समझ सकते हो कहां से वो प्रेशर चल रहा था। तो वो जो टिन के डिब्बे बनाते थे उनको आपने कंटेनर के काम में लगा दिया। अभी आप बता रहे हो 15,000 कंटेनर 40 फीटर्स के बनाने की कैपेसिटी उसने अचीव कर ली इतने सालों में। तो आपको बता दूं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो 70,000 कंटेनर्स की है डोमेस्टिक में, उसमें भी अभी तक हमारा ब्रेक इवन 25,000 कंटेनर का ही है। वी आर नॉट एबल टू एनहांस अवर कैपेसिटी। क्यों? कि डिमांड नहीं है। और आज अगर मेरे को कंटेनर चाइना से 500 से $1,000 सस्ता मिल रहा है तो मैं आपके रेट में लूंगा क्यों? क्योंकि आपने 10,000 करोड़ जो दिया है वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। आपने उसको सब्सिडाइज करना है मैन्युफैक्चरिंग के चक्कर में। वो सब कुछ का मतलब ही नहीं है जब तक कि आप अपनी स्टील इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करके आप उनको कॉटन स्टील या आप जो क्रूड स्टील बोलते हैं वो बनाने के लिए आप उनको इनकलकेट करोगे या उनको नहीं चढ़ाओगे, तब तक तो आपका कंटेनर वाला सपना ही अधूरा है। तो आपने जो डिक्लेयर करना है, आपने जो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब ये 10,000 करोड़ का हिसाब तो कोई मांगेगा ही नहीं कि भाई आपने इस कंपनियों को दिया, उन्होंने क्या प्रोडक्शन अगर 25,000 से वो 70,000 भी पहुंच जाते हैं तो खरीदेगा कौन? क्योंकि आज भी आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में सारे कंटेनर मैन्युफैक्चरर से 500-1,000 डॉलर सस्ता कंटेनर चाइना दे रहा है और 95% आज ऑलरेडी मार्केट उसके पास है। उसमें आपको पेनिट्रेट करना है तो आपको यही नहीं पता है कि आपको किस इंडस्ट्रीज को इनकलकेट करना है। आपने एप्पल को बना के बोल दिया, आपने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे दिया, वो तो सारा एक्सपोर्ट का पैसा हमारा ही पैसा हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बोलते हैं हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। उसमें भी आपका 35% 40% तो इंपोर्ट रॉ मटेरियल, उसमें अटैचमेंट्स, उसके रेयर अर्थ के मैग्नेट्स, वो तो सारे आपके चाइना से ही आ रहे हैं। तो अनलेस इट इज वेरी क्लियर, और आप एक चीज देख लो कि आपका जैसे आपने PLI स्कीम डिक्लेयर किया था, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI। आज अगर मैं ₹1,00,000 का कोई पगारदार रखता हूं तो उसका 10,000 रुपया मेरे को गवर्नमेंट देगी। तो ऑब्वियस था कि कंपनी वालों को भी लगा कि भाई चलो इस बार नहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो हम कर सकते हैं। तो जो स्कीम्स हैं विच आर वायबल, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड दैट इज सोशल वेलफेयर, तो ऑब्वियस है आप जो भी पॉलिसी बनाओगे वो सोशल वेलफेयर के इर्द गिर्द ही घूमती होगी। क्योंकि आपने अगर 1 घंटे का 1 करोड़ रुपया देके आपने MP MLA पार्लियामेंट सारा खड़ा किया है, वो इसलिए कि आप हमारे लिए सहूलियत पैदा करो, ये ना कि आप हमारे लिए मुसीबतें पैदा करो। तो आपने तो लॉकडाउन भी कर दिया, आपने नोटबंदी भी कर दी, आपने ताली थाली बजा ली। आउटकम क्या हुआ? एवरीथिंग वाज इनटू माइनस। और अभी बाकी जो रह गया उसमें आपने बोल दिया कि आप गोल्ड खरीदना बंद करो। आप ये क्यों नहीं बताते हो कि 25% गैस आज भी मलेशिया में एशिया के पास है? आप मलेशिया से गैस खरीदने की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप कुछ बोलते ही नहीं हो। आपके फॉरेन ऑफिसर क्या कर रहे हैं वहां पे जाके? तो यू डोंट वांट टू फाइंड द सॉल्यूशंस। और इसलिए मेरे को वो धीरूभाई अंबानी की एक बुक का वो जो मेन प्रीफिक्स था वो याद आया। उसने अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को बोला था कि आई हैव हायर्ड यू टू ब्रिंग मी द सॉल्यूशन, नॉट ब्रिंग मी द प्रॉब्लम्स। तो आपको हमने रखा है नौकरी पे, तो आपको हमको सॉल्यूशन देने, न कि आपको आपके प्रॉब्लम बताने और हमसे सपोर्ट मांगना है। जी, जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, आफ्टर कोविड-19 गुजरात हैज इमर्ज्ड एज अ नेचुरल हब। वहाँ पे मुंद्रा, कांडला स्ट्रॉन्ग फैब्रिकेशन स्टील प्रोसेसिंग बेस बनाए गए, भावनगर, अहमदाबाद, कच्छ में आपने बताया। और इसमें अदानी ग्रुप का जो है वो लार्ज स्केल कंटेनर फैसिलिटी भावनगर गुजरात में भी बन रहा है। अब ये प्रॉक्सिमिटी टू वेस्टर्न पोर्ट्स है, उसमें पोटेंशियल स्टील स्क्रैप सप्लाई गिविंग लॉजिस्टिक्स एज की बात अगर कर रहे हैं तो सदर्न स्टेट्स की पोजीशन ये है कि तमिलनाडु के पास भी चेन्नई, एनोर, VOC, टूटिकॉन करके पोर्ट्स हैं जो रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम उनके पास है। ऑटो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सबसे पहले जब फोर्ड आई थी आपको याद होगा, उससे पहले हुंडई आई थी, उनके प्लांट जो थे वो तमिलनाडु में ही लगे थे बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। और शिप बिल्डिंग मोमेंटम जैसे कि HT हुंडई शिप बिल्डिंग है तूथाकुडी में। हाउएवर मेजर अनाउंस जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं तमिलनाडु साउथ में, वो कॉटन सप्लाई चेन जैसे कि लिमिटेड डोमेस्टिक सप्लाई है और जो रेट है वो चाइना के मुकाबले ज्यादा है। इस वजह से लोग इंपोर्ट में ज्यादा करते हैं क्योंकि इंपोर्ट से उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। यहाँ $300 से $400
अगर कॉस्टिंग आ रही है तो वहां से 50 से $100 कम आ रही है, इसलिए चाइना से इंपोर्ट कराना इजी है। पर अगर क्या ये फ्रेट कॉस्ट कम हो सकती है अगर नए यूनिट्स जो हैं वो साउथ में लोकेट किए जाएं, मार्केट ड्रिवन क्लस्टरिंग की जाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ गुजरात की तरफ है। ये सारी स्टेट्स कहती हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, वो कभी कहती है कि सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा महाराष्ट्र में, फिर कहते हैं गुजरात में, कभी उसका पूरा पार्टनर वेदांता हो जाता है, कभी बिरला हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, पर सेमीकंडक्टर की यूनिट तो अभी तक जी सेमीकंडक्टर की यूनिट तो अभी तक लगी ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि आर वी लुकिंग एट सम स्टेट्स गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द अदर स्टेट्स, especially the southern states, are not getting the opportunity to grow. Rather than being the engine of the growth, they are being sidelined. ये कहना है आपका लास्ट टिप्पणी इस पर। देखिए, धंधे में बदमाशियां करके अपना माल बेचना, इसमें तो गुजरात की मास्टरी है। इसमें दो आम है जो पब्लिक की समझ में बहुत जल्दी से नहीं आएगा। आपका कोई भी कंटेनर अगर कंट्री की बॉर्डर छोड़ता है तो इट नीड्स अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन दैट इट इज वर्थ फॉर दिस, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। आपने इंडियन कंटेनर्स को धंधा देने के लिए क्या कर दिया है, आपने बोल दिया लोकल मूवमेंट में। अब पहले क्या होता था कि कंटेनर जैसे ही पोर्ट पे उतरता था तो हम लोग जो बुकिंग करते थे, जैसे दैट इज फ्रॉम वेयर हाउस टू वेयर हाउस। अगर दुबई के वेयर हाउस से कंटेनर निकला है, वो मुंद्रा पोर्ट पे उतरेगा तो डायरेक्टली वही सील्ड कंटेनर मेरे लुधियाना के वेयर हाउस तक जाएगा। दैट वाज वेयर हाउस टू वेयर हाउस ट्रांजिट। अब ये नहीं हो रहा है। इन्होंने इनलैंड कंटेनर डेपोज बनाना शुरू कर दिए, कंटेनर फ्रेट स्टेशन बनाना पोर्ट के पास शुरू कर दिए, वो प्राइवेट पार्टियां ऑपरेट करती हैं। तो अब वो कंटेनर पोर्ट पे उतर के वो आईसीडी में या सीएफएस में जाएगा। वो सीएफएस में खाली हो जाएगा, वहां पे इंस्पेक्शन होगा या नहीं होगा तो वो इंटरचेंज आप करा सकते हो। फिर वहां पे आपको चाहिए तो आपको कंपलसरी फिर लोकल कंटेनर आप यूज करोगे, क्योंकि वो इंटरनेशनली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन इंडियन रोड्स पे या इंडियन कंट्री में चलना वो चल सकते हैं। तो ये अभी उसका जुगाड़ कर रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल कंटेनर्स जल्दी से खाली हो जाए। शिपर्स विल बी हैप्पी, क्योंकि इंटरनेशनल कंटेनर्स को अगर टर्नओवर टाइम जल्दी मिलता है तो उसको माल भी ज्यादा मिलेगा। कभी वो पड़ा रहा वहां पे 10-15 दिन तो ही इज लूजिंग दैट बिजनेस। तो ये उसका भी एक रास्ता निकाल रहे हैं कि अब वो सीएफएस में सीधा उतर जाएगा। पहले ये होता था कि मेरे को पता होता था कि मेरा कंटेनर किस शिपिंग कंपनी से क्लियर होके कहाँ जाएगा, अब वो नहीं है। अब कंटेनर फ्रेट स्टेशन में पहुंचने के बाद आपको फ्रेट स्टेशन का मैनेजर फोन करता है कि आपका फलाना फलाना कंसाइनमेंट, ये कंटेनर नंबर हमारे इसमें आया, आके आप क्लियर करा के। तो ये देखो, इसमें ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो इंडियन कंटेनर्स को यूटिलाइजेशन करने के लिए आप ये करोगे कि आप इंटरनेशनल कंटेनर्स को पोर्ट टू पोर्ट विसिनिटी में ही रख के वापस भेज दोगे और लोकल में आप अपना कंटेनर यूज करोगे। ये जुगाड़ में अब ये पड़े हैं और वो बहुत जल्द उसके लिए कोई ना कोई नया रूल आ जाएगा। तो दे वुड बी वांटिंग फॉर दैट, लेकिन वो क्वांटम क्या होगा। तो इसीलिए अगर पोर्ट के पास ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और ये होता है तो आपको कन्वीनियंस तो है, लेकिन ये होगा कि जहां पर रॉ मटेरियल निकल रहा है, जहां पे आपको, वहां पे तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। और उसको आप बहाना दे रहे हो कि वहां पे लोकल आदिवासी एरिया है तो वहां पे डेवलप नहीं होता। पूरी जगह में आदि उनके एक रीसेटलमेंट की ऑलरेडी पॉलिसी इंटरनेशनल नॉर्म्स में बनी हुई है। नर्मदा कैनाल जब ये आपने नर्मदा डैम बढ़ाया तो आपने पूरे इंटरनेशनल नॉर्म्स आपने उसमें अदर किए, सारों को आपने रिप्लेसमेंट कर, और जैसे रहते थे उससे बहुत बढ़िया आपने उनको रीसेटलमेंट करके दिया। हालांकि उसमें कुछ डिस्प्यूट जरूर है, लेकिन जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आप अगर किसी को रीसेटलमेंट करने के लिए वहां दे रहे हो, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको पेड़ काट के कोयला निकालने की जरूरत नहीं। अभी तो वो उसको माउस होल ऐसा कुछ बोलते हैं, देयर इज अ टेक्नोलॉजी जिसमें आप ड्रिल करके जमीन को डिस्टर्ब करे बगैर भी माल निकाल सकते हो। तो ये जो सारी सिस्टम्स है उसको आप इधर अगर नहीं करना चाहते हो और आप पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हो, जो हम नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे रिसोर्सेज है, आप उनको एजुकेट क्यों नहीं करते हो कि भाई आप लोगों का रिसेटलमेंट होगा, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली जब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिटिकल इंटेंशंस हैवी है, आई डोंट थिंक वी कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, सिवाय कि हम लोग प्रैक्टिकल हो जाए और हम उसको कन्वीनियंटली डेवलप करने की कोशिश करें, न कि दादागिरी से। जी, आपका सीधा सीधा कहना है रॉ मटेरियल सोर्सिंग हो, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट सपोर्ट हो, कंटेनर मैनेजमेंट हो या शिपिंग हो, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होनी चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। yes. अगर आप अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज नहीं करेंगे, उनको टाइमली फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंचाएंगे, उसकी प्रोडक्शन का आउटपुट अगर ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेंगे, तो ये सारा मेक इन इंडिया और सारा जो ताना बाना है, जो ड्रेविडियन मॉडल है सदर्न स्टेट्स का, जो इंजन ऑफ ग्रोथ है भारत का, वो स्लो हो जाएगा। और हो भी सकता है कि वो रुक जाए। अगर वो रुक गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक ब्लॉट आने वाला है, क्योंकि
अभी प्रधानमंत्री मोदी तो ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हैं, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले खतरों में हो सकता है कल को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, कल को फॉरेन एक्सचेंज हमारी ऑलरेडी लगातार रिजर्व्स हमारे 720 बिलियन डॉलर से 690 बिलियन डॉलर पर आ गए और हो सकता है ये रिजर्व्स भी धीरे धीरे कम होते रहें, तो फिर हम लोग जाएंगे कैसे? इसमें एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है कि हमारे देश में 3.5 से 4 करोड़ टैक्स पेयर्स थे। आज उन टैक्स पेयर्स की संख्या जो है 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया हमने कि इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है। 5.5-7 लाख टैक्स पेयर्स हमने ऐसे ही निकाल दिए। हम लोग जो इस पूरी इकोनॉमी में 12.5 साल से सबसे ज्यादा फायदा जिन्होंने उठाया है, बड़े कॉर्पोरेट्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनको टैक्स करने में हम लोग कतरा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। एक बेचारा गरीब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? बेचारा, उसकी पर कैपिटा कंजम्पशन तेल की कितनी होगी आपको भी पता है, और कितना वो पेट्रोल खरीदता होगा, उसकी औकात कितनी है महीने में। तो ये टारगेट जो है बड़े लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा, सिर्फ छोटे लोगों को ही क्यों कहा जा रहा है कि अपने कपड़े वहीं धो और वहीं पहनो? इसका क्या कारण? हमारे इंटेंशंस क्लीन नहीं है। वही मैंने बोला, जो वेलफेयर स्टेट का जो बेसिक थियरी है, जो डिविडेंड मॉडल में है कि पहला जो भी होता है उसमें वेलफेयर पहले देखा जाता है। आपने 16 लाख करोड़ कैपिटल ये करोड़पतियों के माफ कर दिए अंडर दैट प्रिटेक्स्ट। जो लोकल बेसिक इकोनॉमिक नॉर्म्स जो है कि वो ट्रिकल डाउन थियरी होती है कि आपको हमने 16 लाख करोड़ माफ करे, अभी आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए और एक्सपोर्ट्स बढ़ा के इंडियन की इकोनॉमी को स्ट्रांग करिए। तो वो पैसा जो आपने दिया वो उन्होंने ही इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपको दे दिया, बोले तुम भी चुप रहो हम भी चुप रहे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, दैट वो जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हुआ या आपने इस्तेमाल नहीं किया, उसका चेकिंग कौन करेगा? कोर्ट में चले जाओ, वो चले गए, जिनको नहीं पकड़ना था वो फॉरेन में चले गए, उनके केस कबाड़े चल रहे। ट्रिकल डाउन थियरी का अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था तो आपने पब्लिक की जेब में पैसा डाल देना था। सिंपल एक केस में मैं आपको स्पेन का बताता हूँ। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, जब वो कोरोना हुआ तो ऐसे आई जस्ट कॉल्ड हिम कैजुअली कि मैंने बोला क्या चल रहा है। उसने बोला बहुत ही एक अजीब किस्म की सिस्टम यहाँ पे गवर्नमेंट एडॉप्ट कर दी। मेरी जो $50,000 की जो मेरी क्रेडिट लिमिट थी कार्ड में, उसको उन्होंने 1 लाख कर दी। तो मैंने 45 इस्तेमाल किए थे, मेरे पास बैलेंस 5 ही था। सडनली आई गेट 55 न्यू बैलेंस। तो मेरे को वो इकोनॉमिक प्रेशर नहीं लगा। आपको इतना ही करना था। और जैसे वेलफेयर स्टेट की इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो आपको गरीब की जेब में पैसा डालना पड़ेगा, जो रियल कंज्यूमर है। करोड़पति के जेब में आप पैसा डालोगे तो वो BMW बेच के रोल्स रॉयस लेके आएगा, वो पब्लिक के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बनतारा खड़ा करेगा, वो प्राइवेट जेट लेगा। तो व्हाट रियली मीन्स इनटू दिस डेमोक्रेटिक कंट्री और सोशल वेलफेयर कि आपको गरीब की जेब में पैसा जब तक नहीं डालोगे, डिमांड नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका कंज्यूमर मार्केट नहीं बढ़ेगा। और दिस इज हाउ द फेलियर अपॉन द फेलियर स्टैंड्स। ये सीधी सी बात। जी, मनमोहन सिंह यही कहते थे कि गरीब की जेब में पैसा डालना है तो खर्चा करिए, जरूरत का सामान खरीदिए, और उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि उनकी सारी इनकम दाल रोटी और जरूरत के ईंधन खरीदने में ही जाती है। उसी पे आपने रोक लगा दी और पैसे को जो एक वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज होना चाहिए था उसको आपने होर्डिंग के लिए यूज कर लिया। और यही शायद वंशा है कि गोल्ड का जो इंपोर्ट भारत में ऑयल के बाद दूसरे सबसे बड़े नंबर पर है, वो गोल्ड कौन रखता होगा? गरीब के घर में तो सोना खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो अमीर ही रखते हैं सोना, तो इंपोर्ट बिल उन्हीं के खाते में जाएगा, हमारे खाते में तो जाएगा नहीं। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए गिरीश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।